योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपसे कोई एपिसोड मिस हो गया हो तो आप उसे फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर सिर्फ योर मनी टाइप करना होगा और वहां पर आप अपनी पसंद का एपिसोड देख सकते हैं। और फेसबुक पर ही हमारे एक दर्शक गौरव सतपुते ने हम सवाल पूछा है। गौरव म्यूचुअल फंड में 6,000 रुपए लगाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें कुछ अच्छे फंड्स के नाम जानने हैं। गौरव पहले से ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ फंड्स में पैसे लगाए हैं, जिनमें DSP ब्लैक रॉक इक्विटी फंड, IDFC प्रीमियर इक्विटी, रिलायंस बैंकिंग फंड, फ्रैंकलिन डायनेमिक P रेशियो फंड और प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड शामिल है। तो अब इन्हें जो नया 6,000 रुपए और निवेश करना है, उसके लिए कौन से फंड चुने हर्ष? पहली बात, इनका जो ये पोर्टफोलियो है स्वाति, इनका DSP ब्लैक रॉक का इक्विटी फंड और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, ये दो इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक है और वो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। इनका रिलायंस बैंकिंग फंड जो इन्होंने चूज किया है, और बैंकिंग सेक्टर लास्ट 1 ईयर में उन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। okay. तो इनका सवाल बाय चांस एक राइट टाइम पे उन्होंने पूछा है कि अभी इसका क्या करें वो। तो ये बैंकिंग फंड में से अभी एग्जिट कर सकते हैं। बैंकिंग फंड एक सेक्टर फंड है, तो इट इज बेटर कि वो सेक्टर फंड, अगर कोई इंसान, कोई इन्वेस्टर अगर खुद ट्रैक कर सकता हो तो ही सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि रिलायंस बैंकिंग फंड से ये एग्जिट ले लें। ओके। इनका फ्रैंकलिन डायनेमिक P रेशियो फंड और प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये दोनों फंड हैं किस कैटेगरी के? ये एक मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। ओके। और ये जो फ्रैंकलिन डायनेमिक P रेशियो फंड है, इसमें एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो को ट्रैक करता है फंड मैनेजर। अच्छा। और वो बेसिस पे वो कॉल लेते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि इनका अगर ये पोर्टफोलियो क्लीन रखना है, इनको शॉर्ट एंड स्वीट जिसे हम कहते हैं, अगर इन्हें रखना है तो ये 4 फंड मैं इनके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। okay. पहली बात, अगर ये DSP ब्लैक रॉक इक्विटी और IDFC प्रीमियर कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ये इनके अलावा 2 और फंड ऐड कर लें। एक है ICICI अप्रूव्ड डायनामिक फंड और HDFC इक्विटी फंड। ऑलराइट। इनके जो सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सिर्फ ये 4 फंड्स तक अगर लिमिट रखें तो इनका पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छी तरह कंप्राइज हो जाएगा, मल्टी कैप, डाइवर्सिफाइड। आप हर्ष, लेकिन आप जो 2 फंड्स बता रहे हैं, ICICI अप्रूव्ड डायनामिक फंड और HDFC इक्विटी फंड, दोनों एक मल्टी कैप फंड है? यस, बाय एंड लार्ज डायनामिक फंड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें अप टू 35% कैश में जा सकते हैं। अच्छा। तो वो एक अपवर्ड ट्रेंड जब रहता है तो उनमें उस समय ये बहुत फायदेमंद रहता है कि दे आर अंडर देन दे डोंट हैव टू मच एक्सपोजर इन इक्विटी। और HDFC इक्विटी फंड जो है वो ऑब्वियसली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। Alright. तो ये जब 4 फंड का एक कॉम्बिनेशन अपने पोर्टफोलियो में बना ले तो इनका एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा। okay. और बहुत ज्यादा क्लटर्ड अप भी नहीं होगा। सेक्टर फंड्स नहीं होंगे, जो एक फॉर हिम इट विल बी बेटर। ऑलराइट, इसका रिटर्न भी चेक कर लेते हैं एक बार। जो फंड आपको सलाह दिए हैं गौरव हर्ष ने, ICICI अप्रूव्ड डायनामिक फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है करीब 14.17% और 5 साल का रिटर्न रहा है 15.39%। वही HDFC इक्विटी ने 5 साल का रिटर्न दिया है 17.32%। तो 2 फंड को ऐड कीजिए। जो 2 फंड से निकलने के लिए बोल रहे हैं, एक फ्रैंकलिन डायनेमिक P रेशियो फंड और प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप, आप इनको साइड कर सकते हैं। रिलायंस बैंकिंग फंड में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। निकल जाइए इस वक्त आराम से बेच के और अपने पोर्टफोलियो को गौरव नीट एंड क्लीन रखिए और ये एक आइडियल पोर्टफोलियो लेके चलिए। जो 6,000 रुपए और निवेश करने, इन्हीं में 4 में बांट ले। जी हाँ, जो एग्जिस्टिंग इनका फंड है, जो इसमें से अभी रिडीम करने वाले हैं, प्लस जो 6,000 उनको इन्वेस्ट करना है, वो इन 4 फंड्स में अपने आप को अलाइन कर लें। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से आयशा हमारे साथ है। आयशा, क्या जानना चाहती हैं? मैं एक्चुअली पिछले 1 साल से 3 फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ। HDFC टॉप 200, बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, नेशनल लीफ 96। तीनों में मेरी 1,000 रुपीज की SIP चल रही है। मेरा पहला सवाल ये तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है और ये कैसे चल रहा है? बिकॉज जब मैंने उनकी मार्केट वैल्यू देखी तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम आ रहा है। तो 1 year इज इनफ पीरियड टू मॉनिटर अ फंड और शुड आई वेट फॉर सम मोर टाइम? ऑलराइट। और मेरा सेकंड क्वेश्चन था, चलिए ऐसा करते हैं आयशा, एक करके सवाल लेते हैं आपसे। पहला सवाल था इनका पोर्टफोलियो, 3 फंड्स कैसे हैं? रिटर्न से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वेल आयशा, आपका जैसे आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि 1 साल ही हुआ है आपको, तो इट्स बेटर कि आपने जो फंड सिलेक्ट किए, बाय द वे वो फंड्स अच्छे हैं।
अपनी कैटेगरी के वो वेल परफॉर्मिंग फंड्स हैं। तो फंड अगर अच्छा है, सिर्फ ये है कि मार्केट कंडीशंस जो लास्ट 1 ईयर में रही है थोड़ी वॉलेटाइल रही है, तो आप इस फंड को टाइम दीजिए, 3 साल बाद आप इन फंड्स को चेक करिए। एक बात सिर्फ है कि इफ यू डू इट आफ्टर 3 इयर्स तो आपको एक मार्केट साइकिल्स देखने मिलेंगे और फंड का परफॉर्मेंस फिर आपको ये देखना है कि मार्केट जैसे परफॉर्म किया है या वो उससे आउट परफॉर्म किए हैं कि नहीं। तो गिव इट सम टाइम, इट इज बेटर। टैक्स रिलीफ के बारे में भी अगर उनका चेक करें, इसके अगर बिरला टैक्स रिलीफ 96 को देखें, उसके कॉम्पिटिटर्स जो बाजार में हैं, तो क्या इसी में बने रहें या फिर कोई और टैक्स ELSS चेक कर सकते हैं? जो टाइम होराइजन है वो होराइजन ओनली 1 साल का रहा है। ओके। हाउएवर ये अगर हम टैक्स रिलीफ जो टैक्स ELSS स्कीम्स की कैटेगरी में अगर कंपेयर करें तो HDFC टैक्स सेवर, फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड, ये फंड्स हैव बीन परफॉर्मिंग बेटर। ओके। बट ये बेटर जो है इट इज पास्ट परफॉर्मेंस। पोर्टफोलियो ये स्कीम का भी अच्छा है, फंड मैनेजमेंट इज नाइस। ओके। आप हमेशा बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। आयशा, सलाह यह है आपको हर्ष की, आप इन तीनों फंड्स में बने रहिए और थोड़ा वक्त दीजिए इन फंड्स को। 1 साल में चेक करना या 6 महीने में चेक करना, शायद रिटर्न देख के मायूसी हो सकती है। कम से कम 2 से 3 साल, इनफैक्ट 3 से 5 साल का वक्त दीजिए अगर आप इक्विटी में निवेश करती हैं तो। मुंबई से आयशा हमारे साथ बनी हुई है। आयशा, आपका दूसरा सवाल क्या था? जी, मेरा दूसरा सवाल ये था कि अभी मुझे अपनी SIP अमाउंट बढ़ानी है अराउंड 3000 to 4000। तो क्या मैंने जो 2 फंड मेंशन किए हैं, टॉप 200 और फ्रंटलाइन इक्विटी, इसी में मैं अपना अमाउंट बढ़ाऊं या किसी और फंड को इंक्लूड करूं, जैसे कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी हो बट एट द सेम टाइम ओवर डाइवर्सिफाई ना हो और मुझे ट्रैकिंग के लिए इजी पड़े? क्या करना चाहिए? वेल आयशा, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर ऑल दिस फ्रॉम यू, क्योंकि काफी चीज जो हम आपको बताने वाले होते हैं वो आप अपने सवाल में ही पूछ लेते हैं। तो नेवरदलेस आपका जो HDFC टॉप 200 है वो फंड बहुत ही अच्छा फंड है। सिर्फ एक कंसर्न जो मुझे पर्सनली है वो ये है कि फंड बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और करीबन 9500 करोड़ का इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो इतना लार्ज फंड आई एम नॉट टू वेरी कंफर्टेबल विथ। तो आप बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में आप 1000 रुपए आप बढ़ा लीजिए और एक दूसरा फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए, वो है HDFC का इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड, एक बहुत ही ब्रीफ में बता दूं, ये एक बेसिकली जो सेंसेक्स या निफ्टी है उसको ट्रैक करता है। आप अपना 2000 रुपया जो उसमें देंगे वो एग्जैक्टली इंडेक्स के रेशियो में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये आप इंडेक्स फंड अपने एक पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करिए। ऑलराइट आयशा, तीसरा सवाल आपकी तरफ से। हाँ जी, मुझे एक्चुअली लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना था, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज, लेकिन मेरा जो टाइम होराइजन है वो काफी कम है, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years। ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती हूँ और ज्यादा रिटर्न भी चलेगा। तो मैंने 2 ऑप्शन देखा है, वन इज लाइक FDs ऑफर्ड बाय द बैंक एंड लाइक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। तो बैंक से जो FDs के रेट है दे आर लाइक अराउंड 8.25 to 9% के करीब है और इनफैक्ट SMPs में भी मुझे वैसे ही कुछ दिख रहा है। तो इफ यू कुड जस्ट गाइड मी कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। और SMPs के लिए लाइक आई कम इन फर्स्ट टैक्स ब्रैकेट 10%। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट हर्ष, आखिरी सवाल आयशा का, लमसम अमाउंट चाहती है निवेश करना, टाइम होराइजन बहुत ज्यादा नहीं है, कहाँ निवेश करे, FD में जाए या फिर FMPs को चेक? इनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि FD बेटर होगा। हालांकि क्योंकि ये बता रहे हैं कि FMPs में भी इन्हें एक इंडिकेटिव रिटर्न बताया गया है। आयशा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, FMPs में कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं। एज पर सेबी गाइडलाइंस वो आपको एक इंडिकेटिव यील्ड भी नहीं बता सकते हैं, बट हाउएवर यू गॉट टू नो कि आपका जो यील्ड है वो आपको 9 से 9.25 के बीच में मिलेगा। वो टेक्निकली स्पीकिंग आपके कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि आप 10% टैक्स ब्रैकेट में हैं। आप FD अगर कंसिडर करते हैं तो आपके लिए शायद ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि FMPs अगर आप टैक्स बेनिफिट लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स तो शायद आपके लिए बेटर हो। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर is offering you 9.25% returns on your 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप FD लेते हैं, तो आई थिंक वो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ऑलराइट आयशा, तो FD की तरफ अपना लमसम अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो डालिए वहां पैसा। और जाने के पहले आयशा को हम विदा देने के पहले उनके लिए एक काबिले तारीफ चीज ये है, 23 साल की उम्र है उनकी हर्ष, और इतना रुझान निवेश को लेकर, अपने पैसों को लेकर जिस तरीके से मैनेज करना चाह रही है वो एक्चुअली बहुत ही काबिले तारीफ है, सबको सीखना चाहिए इससे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से योगेंद्र हमारे साथ है। योगेंद्र, आप क्या जानना चाहते हैं?
हाँ जी, मैंने 2007 और 8 में 3 फंड्स में निवेश किया था। वो जेएम का बेसिक है, जेएम का इमर्जिंग लीडर्स है और एसबीआई का मिड कैप है। अच्छा। तो वो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो 40,000 था तीनों में मिला के, और अभी उसका वैल्यू कुछ 18,000 के आसपास ही है 3 साल के बाद भी। ओके। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कंटिन्यू करूँ या रिडीम कर दूं, क्योंकि अगर मैं रिडीम भी करता हूँ तो उसमें कुछ मुझे ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए मुझे, उसके बारे में पूछना। इनका निवेश तब हुआ जब मार्केट अपने पीक पर था। अब रिटर्न बहुत ही कम है जो इनका निवेश है उससे। क्या करना चाहिए? तीनों फंड्स में से निकल जाए, एक नया निवेश आप शुरू करें, नया पैटर्न बनाना शुरू करें? देखिए, इसमें इनके लिए योगेंद्र जी, आपके लिए एक पहली बात कि आपने डेफिनेटली बहुत ही पीक, जो पीक था मार्केट का उस समय आपने इन्वेस्ट किया। सिर्फ एक चीज है कि मार्केट रिकवरी के बाद भी मार्केट हैज जो एवरेज जो दूसरे फंड्स हैं वो अबाउट 15% रिटर्न लास्ट 3 इयर्स में अभी भी दिए हैं, लेकिन आपके जो सिलेक्शन ऑफ फंड्स हैं दे हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल। तो आप रिडीम जरूर कर लीजिए इन तीनों फंड्स में से, और आप साइमल्टेनियसली उसे डायरेक्टली वापस इन्वेस्ट कर दीजिए। आप उसे रखिए मत अपने पास, क्योंकि आप रख लेंगे तो ऑब्वियसली लॉस बुक हो चुका है और आपके कोई स्कोप नहीं होगा कि इस पे वापस आप अपना कैपिटल या उस पे अप्रिसिएशन देखें। तो आप निकालने के बाद तुरंत उसे वापस इन्वेस्ट कर दीजिए। मार्केट के 2 अच्छी स्कीम्स जो आपको बता देता हूं मैं, एक है एचडीएफसी इक्विटी फंड और दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डायनामिक प्लान। आप ये जो 18,000 आपकी मार्केट वैल्यू अगर है उसे निकाल के आप आधा आधा इन दोनों फंड्स में तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए और उसमें फिर बने रहिए, तो शायद आपका फंड वापस ग्रो हो जाए और आपको अच्छा खासा मुनाफा दिखने लग जाए। सवाल नई दिल्ली से अजय कुमार दुआ हमारे साथ हैं। दुआ साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? ऑलराइट, दुआ साहब का नंबर नहीं लग पा रहा है। दुआ साहब ने जो हमें मेल किया था, अभी ये जॉब में नहीं है, लास्ट ईयर तक काम कर रहे थे। इन्होंने लमसम 45,000 बिरला सन लाइफ मिड कैप ग्रोथ प्लान में पैसे लगाए हैं 2010 17 मई को, और उस वक्त एनएवी थी इनकी 105.27। लास्ट 6 महीने से अगर देख रहे हैं रिटर्न इनका परफॉर्मेंस नेगेटिव आ रहा है। जानना चाहते हैं कि इस प्लान में वो इस फंड में क्या करें। वेल अगेन 6 महीने का पीरियड है तो ऑब्वियसली गिव इट सम मोर टाइम। दूसरा, इन्होंने मिड कैप में डाला है तो समझ के ही डाला होगा, तो मिड कैप हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल। तो उन्हें या तो मिड कैप में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मिड कैप से निकल जाएं और एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में आए, और अगर मिड कैप में ही रहना है तो उन्हें थोड़ा वक्त जरूर देना चाहिए। ओके, ऑलराइट। इन्होंने 50,000 रुपए का निवेश किया था म्यूचुअल फंड में, और जो रिटर्न ये उम्मीद कर रहे थे 25% पर एनम की। ओके, और प्लस इनका जो टाइम होराइजन था वो 5 साल का था। पैसे बेसिकली अपनी बेटी की शादी के लिए चाह रहे थे ये बचाना। अब ओके, अब इनको निवेश करना है, सॉरी इन्होंने निवेश नहीं किया, 50,000 रुपए इनको निवेश करने हैं। अब ये जो इनकी उम्मीद है 25% पर एनम और 5 साल में, आपको लगता है कि ये एक अचीव करना आसान है या पॉसिबल है? हमको ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं, चाहने के लिए ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा रिटर्न मिले, बट अगर रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर एक 5 इयर्स टेन्योर भी लेते हैं इक्विटी फंड, कोई भी इक्विटी फंड परफॉर्मेंस के लिए, आई थिंक 15% एक बहुत ही रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है जी। तो इन्हें पहले तो अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 25% एक्सपेक्टेशन से, वो या तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखें 25% की, या तो निवेश नहीं करें। और अगर कर रहे हैं तो करीबन 15% एक्सपेक्ट करें तो बेटर होगा। और वो ये 50,000 भी मैं इनसे ये सजेस्ट करूंगा कि ये एक लमसम ना करें इक्विटी में, इसे एक एसटीपी जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है उस जरिए वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तो इनके लिए मैंने स्कीम भी चूज कर रखी है। पहले ये अपना जो 50,000 रुपीज है वो पूरा एक्सिस म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में दे दें। अच्छा, जिसमें बिल्कुल भी इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, 100% डेट है। वहां से ये एक्सिस म्यूचुअल फंड में एक एसटीपी सेटअप कर लें, जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक सेटअप कर लें, जहां 4,500 रुपीज वो हर महीने ओवर 1 ईयर ही ट्रांसफर्स इनटू एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज प्लान। ओके। तो उससे क्या होगा कि 1 साल के भीतर वो अपना पूरा पैसा इक्विटी में ले आएंगे और वहां से फिर वो नेक्स्ट 4 इयर्स उसे रहने दें। और जो इनका चाइल्ड की मैरिज के हिसाब से जो इनका ऑब्जेक्टिव है, तो इन्हें फंड भी वो हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। तो इसीलिए मैंने इन्हें एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड सजेस्ट किया है। एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड में ये है कि 33% वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, 33% डेट में और 33% गोल्ड में। तो इनका ये कॉम्बिनेशन जो ये 33% ईच है, इनसे इनका ये एक थोड़ा स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो में आएगा, जिससे इन्हें अपनी डॉटर की मैरिज के हिसाब से स्टेबल पोर्टफोलियो मिलेगा।